सभी आए हुए डिस्ट्रीब्यूटर्स का इस ट्रेनिंग सेशन में, इवनिंग ट्रेनिंग सेशन में मैं स्वागत करती हूँ और अपना सेशन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है, हमारा जो धन्वंतरि का मिशन है वो है हेल्दी इंडिया। हेल्दी इंडिया में जैसे हम जानते हैं कि ये तो एक साधारण सी बात है कहने वाली, सभी को मालूम है कि हमारी पृथ्वी तल पे हमें अपने मतलब गॉड ने, भगवान ने हमें बहुत ही अच्छे जन्म तो दिया ही है। और जू न्यूट्रिएंट्स मतलब जीव जंतु, खाने पीने के लिए पेड़ पौधे, मिनरल रिच और ड्रिंकिंग वाटर मतलब तत्वों से भरा, खनिज तत्वों से भरा पानी, और हेल्दी एयर मतलब शुद्ध हवा हमें भगवान ने दी हुई है। लेकिन क्या हमें ये सब मिल पा रहा है? आप खुद ही सोचिए, आर वी रियली गेटिंग दिस टुडे? तो आंसर आपको क्या मिलेगा? नहीं। अ बिग नो इज देयर। तो यहाँ पे धन्वंतरि एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हम दे सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि जो भी कमियां जो हम ले रहे हैं, या फिर जो दूषित हवा हम हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है, या जो केमिकल या रसायन युक्त पदार्थ हम अपने शरीर में प्रवेश कराते जा रहे हैं, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि हमारे शरीर में जो बहुत सारे रोग हैं जो नहीं जाना चाहिए, वो बिना कारण घुसते चले जा रहे हैं। लाइफस्टाइल कुछ ऐसी हो गई है जिसके कारण, जिसके चलते हमारा शरीर रोगों से ग्रस्त होते जा रहा है। तो जो भी डेफिशिएंसीज है खनिज तत्वों की, या फिर जो बिना कारण जो रोगों से हम गिरते चले जा रहे हैं, उसके कारण, उसके लिए हमारे यहाँ पे धन्वंतरि है, हियर कम्स धन्वंतरि, जो कि हमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स देती है जिनके चलते हम अपने शरीर को बहुत ही अच्छी तरीके से रख सकते हैं और स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, पुराने जमाने में मतलब प्राचीन काल में, बहुत पुराने समय की बात नहीं कर रही हूँ, 50 साल 100 साल पहले की बात की कर सकते हैं, कि पहले फ्री पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट था। देन उसके बाद जो हम जो अन्न पदार्थ खाते थे वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होते थे, पौष्टिक पौष्टिक होते थे, फ्रेश ऑर्गेनिक फूड हमें मिलता था, और हमारी लाइफस्टाइल जो है वो बैलेंस हुआ करती थी। इसके अलावा जो चिकित्सा पद्धति थी हमारी, वो भी बहुत बैलेंस हुआ करती थी। ज्यादा उसमें, एक तो पहले रोग ज्यादा नहीं थे क्योंकि सभी कुछ बहुत ही शुद्ध वातावरण था, शुद्ध हवा थी, शुद्ध पानी था। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आते गया, 1950 से लेके अभी तक समझ लीजिए, मॉडर्नाइजेशन आया। मॉडर्नाइजेशन में दवाइयों का भी बहुत उत्पादन हुआ। बहुत सारे, जैसे हम इसके पहले देख देख रहे थे न्यूज, एक ललित जी ने यहाँ पे क्लिप दिखाई हमें, उसमें एंटीबायोटिक्स और बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं। ये सारी दवाएं जो है ये मॉडर्न मेडिसिन के तहत आती हैं। तो जब मॉडर्न मेडिसिन का शोध होती चली गई, तो असर तो हमें मिला, लेकिन असर के साथ साथ बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हमें उसके उसमें देखने को मिले। तो हम फिर मानव समाज जो है वो थोड़ा जागृत हो गया कि ये जो एंटीबायोटिक्स है, या फिर ये जो एंटी डायबिटिक्स है, या बहुत सारी जो मॉडर्न मेडिसिन है, उनसे हमें फायदे तो मिल रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर को वो नुकसान भी पहुंचाती जा रही है। अभी जैसे 21वीं सदी में आप देखोगे, बहुत सारे वायरसों ने प्रवेश किया, बहुत सारे जीवाणु विषाणु आते जा रहे हैं, क्योंकि दूषित वातावरण है। उनको पनपने के लिए बहुत अच्छा वातावरण है, मतलब वायरस को पनपने के लिए, वायरस को की संख्या बढ़ने के लिए ये जो वातावरण है ये बहुत अच्छा है। मॉर्बिडिटी रेट मतलब एक समय पे होने वाले बहुत सारे रोग, रोगों को की संख्या बढ़ती जा रही है। मतलब एक स्पेशल जनसंख्या ऐसी होती है जहाँ पे रोग बढ़ते चले जाते हैं, मॉर्टेलिटी रेट भी बढ़ते जा रहे हैं, मतलब मृत्यु दर भी बढ़ता जा रहा है। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे वायरस, अनेक तरह की बीमारियां प्रवेश करती चली जा रही हैं। तो इन सब के पीछे कारण क्या है? इन सब के पीछे सिर्फ एक या दो कारण नहीं है। इस स्लाइड में आप देखोगे कि जिस तरह की लाइफस्टाइल आजकल हो गई है, आराम से बैठ के आरामदायक शैली, जीवन शैली, सुपर बग्स जो है, मतलब हमारे आसपास जो जीवाणु विषाणु कीटाणु है, पानी में, हवा में, खाद्य पदार्थों में, ये सारे सुपर बग्स हैं। तो ये हमारे शरीर में प्रविष्ट कर रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, पेस्टिसाइड रेसिड्यू मतलब जो फर्टिलाइजर्स, जो केमिकल्स हमारे सब्जियों में फलों में डाले जाते हैं, उनका जो रेसिड्यू फलों में सब्जियों में रह जाता है, वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है। वह भी एक बहुत ही घिनौना केमिकल होता है जो हमारे शरीर के अंदर रह जाता है, जो कि बीमारियों का कारण बनता है। फास्ट फूड मतलब बहुत तरह के फास्ट फूड आजकल अवेलेबल हो गए हैं,
आप मैकडोनल्ड्स ले लीजिए, पिज्जा बर्गर ले लीजिए, इस तरह के जो फास्ट फूड अवेलेबल हो गए हैं या फिर फ्रोजन फूड अवेलेबल हो गए हैं जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में केमिकल्स डाले जाते हैं, उनमें कलर्स डाले जाते हैं, उनमें स्टेबलाइजर्स डाले जाते हैं, तो ये सारी चीजें मिलके हमारे शरीर को बहुत ही नुकसानदायक परिणाम पहुंचाती है। स्ट्रेस हो गया है, सेल्फ मेडिकेशन, मतलब थोड़ी सी बीमारी हुई, क्यों जाना है डॉक्टर के पास, तो सेल्फ मेडिकेशन ही ले लिया, वो भी कई बार हानिकारक हो सकता है। अल्कोहल का जो उपयोग है वो बढ़ते जा रहा है, शराब का उपयोग बढ़ते जा रहा है, जिसके चलते भी बहुत सारी बीमारियां मनुष्य को घेरती जा रही है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि तीन चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि शरीर के ये तीन चीजों को कमजोर करती चली जा रही है। सबसे पहला है इम्यून सिस्टम का कमजोर होना, और हमारे शरीर का जो नेचुरल किलर सेल्स हैं, हमारे शरीर में कुछ ऐसी कोशिकाएं होती है जिनको हम बोलते हैं नेचुरल किलर, तो ये नेचुरल किलर सेल्स जो है वो सिस्टम भी कमजोर होते चले जा रहा है। और तीसरा, फ्री रेडिकल जो हमारे शरीर में है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, जो कि एक टॉक्सिन्स की तरह हमारे शरीर में इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनको मारने वाला जो सिस्टम है वो भी कमजोर होते चले जाता है। तो यह तीन जो सिस्टम्स हैं ये कमजोर होते चले जाते हैं, उनको ठीक रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये हम यहाँ पे जानकारी लेंगे। तो यह होता क्या है उसके चलते, यदि ये तीनों सिस्टम हमारे कमजोर हो गए, यदि हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया, या हमारी नेचुरल किलर सिस्टम कमजोर हो गई, या फिर हमारा फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग सिस्टम कमजोर हो गया, तो क्या क्या होने की संभावनाएं हो सकती हैं। सबसे पहले क्या है, डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स, मतलब हमारी हड्डियां, सबसे पहला इफेक्ट आता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, मतलब 40-50 साल की उम्र में ही हमारे हड्डियों पे ये परिणाम दिखने लगता है। इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मतलब इम्यूनिटी कम होने से, रोग प्रतिकारक क्षमता कम होने से हमारे शरीर में बार बार बीमारियां प्रवेश करती हैं, इन्फेक्शंस प्रवेश करते हैं, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, फिर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, अर्ली एजिंग मतलब जल्दी बुढ़ापा आना, जल्दी कोशिकाएं खराब होना हो सकता है, कार्डियक डिसऑर्डर्स मतलब हृदय संबंधी विकार हो सकते हैं, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, साइकोलॉजिकल मतलब मानसिक बीमारियां हो सकती हैं, न्यूरोलॉजिकल मस्तिष्क संबंधी बीमारियां होने लगती हैं, और अनुवांशिक बीमारियां भी होने लगती हैं। मतलब यदि इस जनरेशन को कोई बीमारी रहेगी, वह अगली जनरेशन में भी जा सकती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा परिणाम हमारे शरीर में मिलता होने लगता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है इम्यूनिटी को बढ़ाना। तो इम्यूनिटी दो तरह की हम मतलब विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहली इम्यूनिटी है इनेट, मतलब जो बाय बर्थ हमें मिली होती है, और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि हम अपने शरीर में डेवलप करते हैं, समय के चलते ये हम अपने लाइफ टाइम में इसको डेवलप करते चले जाते हैं। उसमें भी हम दो तरह में डिवाइड कर सकते हैं, एक है एक्टिव इम्यूनिटी, जो कि कोई भी इंफेक्शन या फिर वैक्सीनेशन के द्वारा हम अपने शरीर में एक्टिव करते हैं, जैसे कि हमने कोविड का इंजेक्शन लिया और हमने कोरोना के अगेंस्ट हमारे शरीर में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर दी, तो वो हो गई एक्टिव इम्यूनिटी। दूसरा हो गया पैसिव इम्यूनिटी, मतलब हमारे शरीर में एंटीबॉडीज हमें मिलती हैं कहीं और से, जैसे कि गर्भाशय में यदि गर्भ है तो उस गर्भ को उसकी माँ से ये एंटीबॉडीज मिलती चली जाती है, उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव में भी दो तरह की, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में मतलब क्या, कोई इन्फेक्शन हुआ, अननोन इन्फेक्शन है, हमारे शरीर में रोग प्रतिकारक क्षमता या फिर जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वह उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज तैयार करने लगते हैं, उसको बोलते हैं नेचुरल। और आर्टिफिशियल मतलब थ्रू वैक्सीनेशन हम अपने शरीर में एंटीबॉडीज तैयार करते हैं। तो इस तरह से हम इम्यूनिटी को अलग अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं। दूसरा क्या है, जो फ्री रेडिकल्स हैं या फिर जो टॉक्सिन्स हैं हमारे शरीर में, टॉक्सिन्स वैसे तो आप देखोगे कि जब हम पानी पीते हैं या अशुद्ध पानी पी रहे हैं या फिर कोई भी ड्रिंक्स ले रहे हैं, इसके अलावा जो भी हम खाना खा रहे हैं, खाद्य पदार्थ खा रहे हैं, या फिर जो वायु हम ले रहे हैं, उन सब में टॉक्सिन्स इतने ज्यादा हो गए हैं जो हमारे शरीर में हर जगह जाके, हड्डियों में, मसल्स में, पेट में, लिवर में जाके ये प्रवेश कर लेते हैं। तो हमारे शरीर की कैपेसिटी होती है, और एक फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग सिस्टम हमारे
शरीर में होता है जो कि इन टॉक्सिन्स से लड़ने के लिए तैयार रहता है। लेकिन यदि टॉक्सिन्स भी लिमिट से ज्यादा हो गए, कोई भी चीज यदि लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो शरीर भी साथ देना बंद कर देता है, और फिर हमें क्या लेना पड़ता है, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स लेने पड़ते हैं जो कि इन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स कहाँ से आएंगे? कुछ नेचुरल रॉ फूड से आएंगे, जो कि हमें मतलब फ्रोजन फूड या फिर जो तला हुआ पदार्थ है, या इस तरह से जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जा रहे हैं, उसके बदले हमें कुछ रॉ फूड या इस तरह के खाद्य पदार्थ लेने चाहिए, जिससे कि ये एंटीऑक्सीडेंट हमें ज्यादा से ज्यादा मिल सके। अब हमारे पास क्या है, बेहतर पारिवारिक स्वास्थ्य के लिए धन्वंतरी ने क्या दिया, एक आयुर्वेदिनी किट दी है हमें, जिसमें हमने दो बहुत ही जो मैजिकल प्रोडक्ट्स हैं हमारे, इम्यूरिज कैप्सूल और डिटॉक्सिफाई कैप्सूल्स, इन दोनों प्रोडक्ट्स का समावेश किया है हमारी आयुर्वेदिनी किट में। तो इम्यूनिटी के बारे में जैसे मैंने बताया कि इम्यूरिज से हम अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। इम्यून सिस्टम क्या है, अपने शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, अपने सर्वाइवल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो बिना इम्यूनिटी के, बिना इम्यून सिस्टम के, या फिर अच्छे इम्यून सिस्टम का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे वायरस, बहुत सारे पैरासाइट्स हमारे शरीर को अटैक कर कंटिन्यूअसली अटैक करते रहते हैं। तो जब नेचुरल डिफेंस सिस्टम जो है हमारा, मतलब हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता जो है, उसे हमें बढ़ाना है। तो इस तरह मतलब हमें क्या करना है, अपने शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता यानी नेचुरल डिफेंस सिस्टम, मतलब हमारे शरीर के जो सैनिक है उनकी संख्या हमें बढ़ाती चल जानी है। तो इम्यून सिस्टम जो है ये बहुत ज्यादा नेटवर्क, मतलब जो लार्ज नेटवर्क ऑफ ऑर्गन से बना हुआ है। इसमें सफेद रक्त कोशिकाएं हैं, बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं, और बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो सब मिलके एक इम्यून सिस्टम बनाते हैं। तो इम्यून सिस्टम जो है यह इकट्ठा सब काम करते हैं, और हमारे शरीर में घुसने वाले बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु, विषाणु, इन सबको जो कि बीमारियां फैलाने का काम कर रहे हैं, इन सबको हमारे शरीर में पहुंचने से या प्रविष्ट करने से पहले ही रोक लेते हैं, या फिर उन्हें शरीर को प्रोटेक्शन देते हैं। इसके अलावा एक बैलेंस डाइट हमें लेना चाहिए, जिसमें अच्छा केमिकल, मतलब सॉरी, अच्छे रेंज ऑफ विटामिन हो, उसमें पौष्टिक पदार्थ हो, कंबाइंड हो विथ लाइफस्टाइल फैक्टर्स, स्पेशली मतलब जितनी हमें नींद होनी चाहिए, लेनी चाहिए उतनी प्रॉपर 6-7 घंटे की नींद होनी चाहिए। हमारे शरीर में फिजिकल एक्टिविटी या फिर एक्सरसाइज होनी चाहिए, स्ट्रेस कम होना चाहिए, और मोस्ट इफेक्टिवली हमारे शरीर में जो कि ये इन्फेक्शन और डिसीजेस से लड़ सकें, ऐसा शरीर हमें अपना तैयार करना चाहिए। तो रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाना बहुत जरूरी है। इम्यूनिटी इज द कैपेबिलिटी ऑफ योर बॉडी टू विथस्टैंड द हार्म इफेक्ट्स ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स ऐसे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब जीवाणु, विषाणु, कीटाणु, जो कि दिखाई नहीं देते, हमारे चारों तरफ पानी में या फिर जल में या फिर वायु में इस तरह फैले हुए हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं देते और बहुत ही छोटे रहते हैं, और हमारे शरीर में नाक द्वारा, पानी द्वारा और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते चले जाते हैं। तो ये 4 तरह की जो कैटेगरीज हैं इम्यूनिटी की, इनेट इम्यूनिटी मतलब जो कि नेचुरल एबिलिटी है, हमारे शरीर की नेचुरल एबिलिटी है, जो कि हमारे शरीर में जीवाणुओं को घुसने से रोकती है। इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। मतलब आप बोलेंगे कि बॉर्डर पे जो सैनिक खड़े हैं, जैसे कि त्वचा हो गई या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन हो गई, यह जो लाइन है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, हमारे शरीर में जीवाणुओं और कीटाणुओं को घुसने से रोकती है, ये कहलाती है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। दूसरा होता है एडेप्टिव इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, जो कि धीरे धीरे कंटिन्यूअसली हमारे शरीर में जैसे जैसे हमारी लाइफ चल रही है, जीवन चल रहा है, उससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी और जो बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं, जैसे जैसे बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे जैसे वातावरण में चेंजेस होते हैं, हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है या फिर रोग प्रतिकारक क्षमता है वह बढ़ती चली जाती है। उसको बोलते हैं
एडेप्टिव इम्यूनिटी। तीसरी टाइप की इम्यूनिटी होती है पैसिव इम्यूनिटी, जो कि बच्चों से जुड़ी होती है, जो कि मतलब प्रेगनेंसी में जब बच्चा गर्भ में रहता है 8 महीने से लेके 1 महीने तक, जब तक बच्चा अपने सॉरी 1 साल तक, जब तक बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है, तब तक वो दूध से हमारे बच्चे को इम्यूनिटी मिलती चली जाती है। और चौथा होता है इम्यूनाइजेशन, जो कि हम अपने शरीर में कीटाणुओं को, वीकेंड पैथोजेंस या फिर मरे हुए कीटाणुओं को बहुत छोटे डोज में अपने शरीर में प्रविष्ट कराते हैं इंजेक्शन के द्वारा। और जिससे क्या होता है कि वह कीटाणु जब हमारे शरीर में प्रवेश कर गया, तो हमारे शरीर में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती है, और फिर ये शरीर बीमार नहीं होता। तो यह हो गया इम्यूनाइजेशन। मतलब बचपन से लेके आप देखोगे हमारे पास एक चार्ट रहता है, जिसमें हम अपने बच्चों को बहुत सारे वैक्सीन दिलवाते हैं, क्योंकि ये वैक्सीन भी जरूरी हो गए हैं, क्योंकि विषाणु और कीटाणु इस तरह से बढ़ गए हैं अलग अलग तरह के, कि हमें ये वैक्सीनेशन भी जरूरी हो गया है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करते हैं, या फिर जिसके चलते हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होते चले जाता है। सबसे पहला होता है ओल्ड एज। वृद्धावस्था में इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर होते चले जाता है, इसीलिए वृद्धावस्था में आप देखोगे कि बीमारियां या फिर इन्फेक्शन जल्दी प्रवेश करता है। इसके अलावा एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, मतलब स्मोक हो गया, या फिर जो दूसरे पार्टिकल्स हैं डस्ट पार्टिकल में, डस्ट हो गया, या फिर जो एयर पॉल्यूशन है, एक्सेसिव अल्कोहल है, यह सारी चीजें मिलके हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को कमजोर बनाती चली जाती है। तीसरा जो कारण होता है वो होता है एक्सेसिव वेट। यदि वजन ज्यादा है, आप ओबेसिटी है, तो भी आप देखोगे कि उस व्यक्ति को इन्फेक्शन जल्दी आता है। इसके अलावा पुअर डाइट, वेल न्यूट्रिशन, या तो पुअर डाइट है, या खाना ठीक से आप पौष्टिक खा नहीं रहे हो, या फिर कोई एक स्पेशल आपकी डाइट में एक न्यूट्रिएंट कम है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन, प्रोटीन यदि आपकी डाइट में, स्पेशली ग्लोबुलिन प्रोटीन यदि आपकी डाइट में कम है, तो इम्यूनिटी में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। विटामिन डी, विटामिन बी 12, यह भी बहुत ऐसे विटामिन हैं जिनके चलते इम्यूनिटी कम होती चली जाती है। इसके अलावा कुछ क्रॉनिक डिसीजेस होते हैं, जैसे कि ऑटोइम्यून डिसीज है, आर्थराइटिस है, डायबिटीज है, जिसके चलते इम्यूनिटी कमजोर होती चली जाती है। या फिर क्रॉनिक मेंटल स्ट्रेस यदि रहे, किसी को मेंटल स्ट्रेस रहता है जिसके चलते कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन कंटिन्यूअसली बनते जाता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। तो ये हार्मोन यदि कंटिन्यूअसली बनते रहेगा, उसके चलते भी आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होते चले जाता है। और पांचवा जो फैक्टर है वो है लैक ऑफ स्लीप और रेस्ट। यदि आपके शरीर को अच्छे से नींद नहीं मिल पा रही है, या फिर थकान ज्यादा है, शरीर को आराम नहीं मिला है, तो भी इम्यूनिटी कमजोर होती चली जाती है। तो हमें अपने डाइट में, या फिर हमें अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं हम, तो इसका समाधान क्या है? इम्यूनिटी बढ़ाना है। हर स्टेज में, बचपन से लेके बुढ़ापे तक, हमें अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखना है। तो हर स्टेज पे हमें मतलब अच्छा डाइट लेना चाहिए, लिमिटेड वैरायटी, मतलब जिसमें लोअर न्यूट्रिएंट्स ना रहे, अच्छे न्यूट्रिएंट वाली डाइट लेनी चाहिए। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स को अवॉइड करना चाहिए, और इसके अलावा मिनिमल प्रोसेस्ड फूड्स को लेते जाना चाहिए, जिसके चलते हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। और इसके अलावा इम्यून सिस्टम को, जैसे आप इस चित्र में देख पा रहे हो, हरी सब्जियां हैं, फल हैं, ये तो सब हम लेते ही हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि ये भी हम नहीं ले पाते। तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा मैजिकल प्रोडक्ट है हमारे धनवंतरी का, वो क्या है? इम्यूरिच कैप्सूल। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, स्ट्रेंथन अपने इम्यून सिस्टम को, और भी स्ट्रेंथ बनाइए, स्ट्रेंथन कीजिए, और अच्छे अपने शरीर को रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाइए हमारी इम्यूरिच कैप्सूल से। जैसे आप सभी को पता है, माँ का पहला दूध उसके लिए इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है, उसी तरह से गाय का दूध जो है वह भी, पहला दूध, उसके बछड़े की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। लेकिन ये देखा गया है कि मतलब काउस कोलेस्ट्रम जो है, मतलब हम जो
गाय के दूध से जो कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा करते हैं, उसका पहले या तीसरे दिन से जो चीक इकट्ठा करते हैं, उसको हमने आयुर्वेद में भी उसकी हिस्ट्री पढ़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि काउस कोलेस्ट्रम सिर्फ अभी अभी ज्ञात हुआ है। काउस कोलेस्ट्रम जो है या फिर गौपीयूष जो है, यह इसका इतिहास ये 5000 साल पुराना इतिहास है। अब इसके हम कुछ फायदे देखेंगे कि बेस्ट काउस कोलेस्ट्रम या फिर गौपीयूष क्या है। यह पहले 72 घंटे में से निकाला हुआ, यह मतलब जब बर्थ हो जाती है, बछड़ा जन्म लेता है, तो पहले कुछ दिनों में से 72 घंटों के बाद निकाला हुआ यह पहला दूध होता है, या फिर उसको हम कलेक्ट करते हैं और फिर उसको प्रोसेस करके इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसको बोलते हैं गौपीयूष या फिर कोलेस्ट्रम। तो कोलेस्ट्रम में बहुत सारे बेनिफिशियल तत्व हैं, घटक हैं, जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन है, लैक्टोफेरिन, प्रोलीन रिच पॉलीपेप्टाइड, साइटोकाइनिन, बहुत सारे विटामिन और बहुत सारे खनिज तत्व। और इसका जो न्यूट्रिएंट प्रोफाइल है, मतलब इसमें पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट, इसमें पाए जाने वाले पौष्टिक पदार्थ जो है, वह हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत बहुत मददगार सिद्ध हुए। मतलब न्यूबॉर्न से लेकर, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ से आप देख सकते हो कि यह हमारे जन्म, मतलब जन्म में आए हुए बच्चों से लेकर बुढ़ापे तक यह काउस कोलेस्ट्रम जो है, यह बहुत ही अच्छा, इसका कंपोजिशन जो है यह बहुत महत्वपूर्ण रहता है होल लाइफ। तो इसके लिए हम इसे बोल सकते हैं कि इस धरती पे सुपर इस धरती पे काउस कोलेस्ट्रम या फिर जो गोपीयूष है, यह एक सुपर फूड के तौर पे माना गया है। अब इसमें इसके जो कंपोनेंट्स हैं, मैं सिर्फ शॉर्ट में बताऊंगी, अपने पास उतना समय नहीं बचेगा, क्योंकि इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स पाए जाते हैं 5 तरह के। 5 तरह के इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन एक प्रोटीन है जो कि हमारे रक्त में रहता है, तो यह हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में काम आता है। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि ये पांचों जो ग्लोबुलिन्स है, यह हमारे रक्त में पाए जाते हैं। तो ग्लोबुलिन क्या है? यह एक प्रोटीन है। तो हम जितना अच्छा प्रोटीन खाएंगे, उतना अच्छा हमारा रक्त रहेगा। तो प्रोटीन हमें कहाँ से मिल रहा है? यह इम्यूनोग्लोबुलिन हमें कहाँ से मिल रहा है? हमारी इम्यूरिच कैप्सूल से। तो इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ए, IgG, मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन डी और इम्यूनोग्लोबुलिन ई। यह पांचों टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन हमारे इम्यूरिच कैप्सूल में पाए जाते हैं, जो कि हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाने में, प्रोटीन स्पेशल ये क्या है? प्रोटीन है, जो कि हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाने में बहुत बहुत मदद करते हैं। मतलब यही एक 5 प्रोटीन्स है जो जिसके चलते हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता हमेशा बढ़ी हुई रहती है। इसके अलावा इसमें पाया जाता है प्रोलीन रिच पॉलीपेप्टाइड, जो कि यह एक हार्मोन है जो कि हमारे थाइमस ग्लैंड को, जो कि इम्यून सिस्टम यदि अंडर एक्टिव रहे तो इसको यह ओवर एक्टिव जब डाउन करती है, और यदि ओवर एक्टिव रहे तो इसको डाउन करती है। मतलब ये एक बैलेंस बनाने में मदद करता है। तो प्रोलिन रिच पॉलीपेप्टाइड जो है, यह एक मॉड्यूलेट करता है, उसको रेगुलेट करता है, हमारी नेचुरल किलर सेल एक्टिविटी को यह रेगुलेट करता है। और तीसरा, जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स होते हैं कुछ, मतलब जो कैंसर को कम करने वाली सेल्स होती हैं या फिर ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, उनको बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें क्या पाया जाता है? लैक्टोफेरिन। लैक्टोफेरिन जो है, यह एक एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रोडक्ट है, जो कि हर्पीस में, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में, कैंडिडा एल्बिकन्स एक फंगस है, इस तरह के बहुत सारे इन्फेक्शंस में लैक्टोफेरिन बहुत बहुत उपयोगी पड़ता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट कंपोनेंट्स हैं। सारे कंपोनेंट्स हम यहाँ पे 1 घंटे में डिस्कस नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ नाम पढ़िए। इसमें ल्यूकोसाइड्स है, इसमें एंजाइम्स है, बहुत सारे तरह के एंजाइम्स हैं, और साइटोकाइनिन है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम या फिर इम्यून रिस्पॉन्स की और उसके ड्यूरेशन को बढ़ाने में मदद करता है। टी सेल्स को बूस्ट करता है, और इंटरल्यूकिन 10, मतलब जो स्ट्रॉन्ग एंटी इंफ्लेमेटरी, स्पेशली आर्थराइटिस में जो हमें तकलीफ होती है, उसमें जो
या साइटोकाइनेस जरूरी होते हैं, उनको बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा या और भी कुछ तत्व इसमें पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन इनहिबिटर है, लिम्फोकाइंस है, ओलिगोपॉलीसेकेराइड है, इस तरह से और भी कंपोनेंट्स हैं। फिर दूसरे इम्यून फैक्टर्स हैं, जैसे आईजीए स्पेसिफिक हेल्पर है, बीटा लैक्टोग्लोबुलिन है, एल्ब्यूमिन है, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन है। इसके अलावा बहुत सारे विटामिन इसमें होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी 12, विटामिन ई बहुत छोटी मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा हमें मदद करते हैं। तो यह इस पिक्चर में आप देख पा रहे हो, इसमें 89 तरह के इंग्रेडिएंट्स, 89 ऐसे घटक हैं जो अभी तक हम रिसर्च करके सिद्ध कर चुके हैं कि 18 कंटेंट्स जो है हमारे गोपीयूष में, इम्यूरिच कैप्सूल में, यह 89 कंपोनेंट्स पाए गए हैं। यदि आप यहाँ पे देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा, बहुत सारे सारे तरह के एंजाइम्स, बहुत सारे तरह के प्रोटीन्स, बहुत सारे तरह के अमाइनो एसिड्स, मतलब लगभग सारे अमाइनो एसिड्स इसमें प्रेजेंट है। सारे इसमें आप देख लोगे, A, B1, B2, B5, B6, B12, BC, BE, ये सारे तरह के विटामिन, सारे तरह के इम्यूनोग्लोबुलिन्स, और इसके अलावा हमारी कोशिकाओं को चलाने के लिए जो ग्रोथ फैक्टर लगते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर टाइप 1, टाइप 2, प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर, देन ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर ए, बी, कार्टिलेज इंड्यूसिंग फैक्टर ए, ये सारे इसमें हमारी इम्यूरिच कैप्सूल में या फिर गोपीयूष में पाए जाते हैं। तो सिर्फ एक या दो इंग्रेडिएंट नहीं है हमारी इम्यूरिच कैप्सूल में, हमें पूरी तरह से हमारे शरीर को स्वस्थ रखने वाली यह इम्यूरिच कैप्सूल है, जो कि 5000 साल पुरानी हम बोल सकते हैं, भाव प्रकाश एंशियंट आयुर्वेदा रेफरेंस से इसमें हमने, तब इसका रेफरेंस लेके इसे बनाया हुआ है। और इस अभी आज की तारीख में मॉडर्न मेडिसिन में भी ज्यादा, मतलब 10,000, लगभग 10,000 से ज्यादा मेडिकल जर्नल्स ऐसे हैं जो कि हमें रेफरेंस देंगे यूजफुलनेस का, मतलब कहाँ कहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन, पीआरपी, ग्रोथ फैक्टर्स, लैक्टोफेरिन और जो तमाम तरह के एंजाइम्स में पाए गए हैं, हर चीज का, हर एक एलिमेंट का हमें इसमें रेफरेंस मिल जाएगा। तो ये क्या दर्शाता है कि इसकी बहुत ज्यादा स्टडी हो चुकी है, इसमें हम अभी तक शोध कार्य चालू है। मतलब ऐसे देखा जाए तो हम तो यहाँ पे सिर्फ 89 एलिमेंट्स ही क्लेम करते हैं, लेकिन आज की तारीख में 200-250 से ज्यादा इसमें एलिमेंट्स अभी तक प्रूफ हो चुके हैं, जिनका क्लिनिकल ट्रायल भी चल रहा है बहुत सारी जगहों पे। तो इसमें फायदा क्या है कि सबसे पहले तो ये बैक्टीरिया और वायरस जो हमें हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, उनको यह दूर निकालने में बहुत मदद करता है। और दूसरा इसका फायदा क्या है कि एंटीबॉडीज का जो लेवल है काउस कोलेस्ट्रम का स्पेशली, वह 100 गुना ज्यादा होता है रेगुलर काउस मिल्क से। तो ये जो इम्यूरिच है या फिर ये वाला जो काउस कोलेस्ट्रम है, जिस गिर गाय से इकट्ठा किया जाता है, उसमें 100 गुना इम्यूनिटी बढ़ाने की क्षमता होती है रेगुलर गाय के दूध से। तो इस तरह से यह प्योर काउस कोलेस्ट्रम हमारे इम्यूरिच कैप्सूल में डाला गया है। इसका जो परसेंटेज आप यहाँ पे देखोगे, टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन इसमें 52% है, बहुत ज्यादा मात्रा में इम्यूनोग्लोबुलिन इसमें मिले हुए हैं। लैक्टोफेरिन जो है वो 2.1% है, प्रोलिन रिच पॉलीपेप्टाइड 5.3% है, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, लैक्टिन, कैल्शियम, ये सारे ही बहुत अच्छी मात्रा में पाए गए हैं। तो इसे हमें लेना कैसे है? तो अब ये क्या है कि जरूरी नहीं है कि आप बीमार पड़े और फिर इम्यूनिस लेना शुरुआत करें। हर कोई इंसान जो कि 5 साल से ऊपर या 5 से 10 साल के हम मान सकते हैं, 10 साल के ऊपर जब हम कैप्सूल अच्छे से ले सकते हैं उस पीरियड से, क्योंकि इम्यूनिटी जो है वो 12-13 साल तक तो अच्छी रहती है, उसके बाद फिर इम्यूनिटी घटना शुरू हो जाती है। तो हमें उस उम्र से हर ग्रुप को या इम्यूनिज कैप्सूल लेना जरूरी है, क्योंकि आगे चल के हमें नहीं मालूम कि किस तरह के वायरस, किस तरह के बैक्टीरिया और किस तरह के रोग हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले हैं।
तो हेल्दी पर्सन जो है एक कैप्सूल अपने वजन के हिसाब से ले सकता है। 20 किलो वजन के लिए एक कैप्सूल दिन में लेना है। यदि आपका वजन 60 किलो है तो आप दिन में 3 कैप्सूल इसे ले सकते हैं। एक्यूट कंडीशन मतलब यदि कुछ थोड़ी बीमारी हुई है तो एक कैप्सूल 10 किलो वजन के हिसाब से आप ले सकते हो। सीवियर कंडीशन यदि है तो एक कैप्सूल 5 किलोग्राम के हिसाब से ले सकते हो। तो इम्यूरिज का जो यदि बेटर रिजल्ट आपको चाहिए तो इसे एम्प्टी स्टमक या फिर खाना खाने के आधा घंटे पहले इसे लेना है। और इसमें हम देखेंगे कि किसी भी तरह का कोई स्किन रैश या फिर मान लो कभी आता है, वेरी रेयर केसेस, यदि आपको लूज मोशंस आते हैं या फिर कोई स्किन रैश आते हैं तो आपको डोज कम करना है और बहुत ज्यादा पानी पीना है। लेकिन बंद नहीं करनी है। आपको ऐसा लगता है कि रैशेज आ रहे हैं, उस समय के लिए बंद कर दीजिए, या फिर उस पेट में प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा कम कर दीजिए, फिर शुरू कर दीजिए। और कैप्सूल इम्यूरिज का अभी तक कोई भी ड्रग इंटरेक्शन किसी दूसरी औषधि के साथ नहीं हुआ है, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। तो यदि आप कोई दवाई ले रहे हो, यदि आप कोई दूसरी मेडिसिन ले रहे हो तो आप इम्यूरिज कैप्सूल जो है अपने अपने आप भी अपने हिसाब से इसे ले सकते हो। कोई दवाइयां इसको कोई इफेक्ट नहीं करेगी। तो ड्रग इंटरेक्शन इसका कुछ नहीं है। तो कैप्सूल इम्यूरिज जो है आप अपनी दवाइयों के साथ भी ले सकते हो। और यदि आप दवाइयां नहीं ले रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, तो आपको सिर्फ कैप्सूल इम्यूरिज ही लेनी है अपने वजन के अनुसार। मतलब यदि 60 किलो वजन है तो 3 कैप्सूल आपको दिन में लेनी है, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम। इससे ज्यादा है तो आप ज्यादा ले सकते हो। तो इस तरह से यह डोज हमने इसका निर्धारित किया। तो यह हो गया हमारा इम्यूरिज के बारे में। अब हम जानेंगे दूसरी जो बीमारी है वो क्या है। दूसरी बीमारी है टॉक्सिन्स का हमारे शरीर में प्रवेश करना। तो हमें देखा क्या है टाइम टू डिटॉक्स। यदि आप हमारे अपने शरीर को डिटॉक्स करना चाहते हो तो देखेंगे रोड टू हेल्दी लाइफ क्या है। डिटॉक्सिफाई कैप्सूल। डिटॉक्सिफाई कैप्सूल है 100% नेचुरल बॉडी टॉक्सिन क्लींजर। कोई ऐसी कैप्सूल नहीं मिलेगी आपको मार्केट में जो आपके बॉडी से, आपके शरीर से जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकाल के फेंकने का काम करेगी। फ्लश आउट द टॉक्सिन्स विथ अवर डिटॉक्सिफाई कैप्सूल। आपको सभी को मालूम होगा कॉमन टॉक्सिन्स। आप खुद ही सोचिए, कॉमन टॉक्सिन्स हमारे आजू बाजू कौन कौन से रहते हैं। सबसे पहला जो टॉक्सिन है वो है टोबैको स्मोक। जितने लोग भी सिगरेट पीते हैं या दूसरे सदस्यों को भी पैसिव स्मोकिंग कराते हैं, अल्कोहल पीने वाले जिनका लीवर खराब होने की संभावना बढ़ती चली जाती है। इसके अलावा ब्यूटी प्रोडक्ट सभी इस्तेमाल करते हैं। जो हम परफ्यूम लगाते हैं वह परफ्यूम में जो केमिकल है वो हमारे सांसों के द्वारा हमारे लंग्स में जाता है। फूड एडिटिव्स जो भी हम फ्रोजन फूड लेते हैं या फिर बाहर से खाना मंगाते हैं, उनके फ्रेजर्स में, उनके जो बड़ी बड़ी होटल्स होते हैं, तो वो जो खाना है वह पैक खाना होता है, वह रखा हुआ रहता है, उसमें एडिटिव्स मिलाए जाते हैं। ये सारे एडिटिव्स जो क्या होते हैं, सारे केमिकल्स होते हैं। ये सारे केमिकल्स जो है वो हमारे शरीर के लिए टॉक्सिन्स होते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक बॉटल्स और बच्चों के खिलौने। अब आप बोलोगे बच्चों के खिलौने भी टॉक्सिन्स है। यस, क्योंकि वो प्लास्टिक के बने हुए हैं। बच्चा हर चीज मुंह में डालता है। प्लास्टिक बॉटल्स, हर घर में आप देखोगे प्लास्टिक बॉटल्स में ही पानी भर के पिया जाता है। स्टील की बॉटल्स लाइए, उसको चेंज कीजिए। ग्लास की बॉटल लाइए, कांच की बॉटल में पानी पीजिए। प्लास्टिक की बॉटल हटाइए, क्योंकि प्लास्टिक में जो है ऐसे कुछ तत्व पाए जाते हैं जो कि घुल के, पानी में घुल के, चाय में घुल के, कॉफी में घुल के, आप देखोगे थर्माकोल का ग्लास या फिर प्लास्टिक के ग्लास में आप जो चाय पीते हो, चाय की टपरी पे चाय मिलती है, वह प्लास्टिक जो है वो गर्म होके हमारे शरीर में जाता है, जो कि कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स, जो फलों में, सब्जियों में जो हम पेस्टिसाइड्स डालते हैं, कीटनाशक डालते हैं, तो कीड़े तो मर रहे हैं, लेकिन वो जो पेस्टिसाइड्स हमारे सब्जियों में अंदर चले गए हैं, फलों में अंदर चले गए हैं, वो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। इसके अलावा
क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, मतलब हम घरों में जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फ्लोर क्लीनर है, टॉयलेट क्लीनर्स हैं, ये सारे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, ये क्या है, ये भी केमिकल्स हैं। इनसे भी हमारे शरीर में वो नुकसान पहुंचता है, ये भी टॉक्सिन्स हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। मेडिकेशंस, जो दवाइयां हम लेते हैं, बहुत सारी दवाइयां, एंटीबायोटिक्स की अभी जो हम न्यूज देख रहे थे, एंटीबायोटिक्स हैं या फिर एंटी डायबिटिक है, ये सारे केमिकल से बनी हुई दवाइयां हैं। धीरे धीरे यह हमारे, हमें देखिए लाभ तो देती है, सारी दवाइयां हमारे रोगों को दूर करती हैं, लेकिन यदि कोई दवाई हमने बहुत सालों तक ली, उसके साइड इफेक्ट्स हमारे शरीर पे पड़ते चले जाते हैं, जो कि कभी भी जाते नहीं। और यह साइड इफेक्ट्स टॉक्सिन के तौर पे हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में घुसते चले जाते हैं। वो अंग कौन से, वो भी हम देखेंगे। तो इसका इफेक्ट क्या होता है? ब्रीदिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, इवन वॉकिंग आउटसाइड, आप घूमने चले जाइए, मॉर्निंग वॉक के लिए जाइए और धूल आपके नाकों से अंदर प्रविष्ट करती चली, कॉस्मेटिक लगाते हैं, यह सारे टॉक्सिन्स है। अब आप बोलोगे कि ये तो हम इस्तेमाल करना तो बंद नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बट हमें आदत लग चुकी है, क्योंकि इन सब चीजों की हमें आदत लगी हुई। तो अब हम, लेकिन हमारे शरीर को क्या क्या नुकसान हो रहा है इससे? लीड्स टू द साइड इफेक्ट्स ऑन अवर बॉडी, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हमारे शरीर में देते हैं, जैसे कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, हमारे शरीर में बहुत सारे कोशिकाओं में स्वेलिंग आती जाती है, हमारे कोशिकाओं को डैमेज करते चले जाते हैं, न्यूट्रिएंट का स्टोर कम होते चला जाता है, हमारे हड्डियों को कमजोर बनाते चले जाते हैं, ऑर्गन्स को डिसफंक्शनिंग करते चले जाते हैं, यहाँ तक कि डीएनए को भी हार्म करते हैं, जिससे कि एजिंग और डीजनरेशन, मतलब बुढ़ापा जल्दी आ रहा है, और जो हड्डियां हैं, मसल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, ये सारे डीजनरेट होते चले जा रहे हैं। हमारे शरीर की जो नेचुरल कैपेसिटी है डिटॉक्स करने की, वह कम होती चली जा रही है, इनिबिशन हो जाता है पॉइजनिंग का एंजाइम्स, क्योंकि एंजाइम का फंक्शनिंग बदल जाता है, का फंक्शनिंग बदलने के कारण पॉइजनिंग को क्षमता कम करने की क्षमता भी कम होती चली जाती है, हॉर्मोन्स का इम्बेलेंस हो जाता है, हमारे जीन्स और मेटाबॉलिक एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, ब्लड शुगर का नेगेटिव इफेक्ट आता है, और ब्रेन एक्टिविटी भी कमजोर होती चली जाती है। तो ये टॉक्सिन्स हमें इम्पैक्ट कैसे कर रहे हैं? क्या इम्पैक्ट आता है टॉक्सिन्स का? ओवरलोड यदि हमारे शरीर पे हो जाए, सबसे पहला है लैक ऑफ एनर्जी। आप सिर्फ अपने अपने आप को अपने पिताजी से कंपेयर कीजिए, अपनी माता से कंपेयर कीजिए, उनकी उम्र और अपनी उम्र, क्योंकि उन्होंने पानी और हमसे जो आगे वातावरण, और हमारे पेरेंट्स का स्टेमिना और अपने दादा दादी का स्टेमिना, आप कंपेयर कीजिए, किसमें एनर्जी ज्यादा है आजकल। हमारे बच्चों को ही देख लीजिए, उनका स्टेमिना कम हो जाता है, 8-10 घंटे काम करते हैं, क्योंकि उनका जो टॉक्सिन्स लेवल है वो और ज्यादा है हमसे। तो लैक ऑफ एनर्जी हो जाती है। दूसरा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जो हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, डिप्रेशन आने की संभावना होती है, कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रचित्त होने की इनएबिलिटी हो जाती है, इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, एपेटाइट कमजोर होता है, मतलब भूख नहीं लगती, एंजाइटी, स्ट्रेस और मूड स्विंग्स, ये तीन चीजें गड़बड़ा जाती है। मतलब एंजाइटी होती है, चिंता, अकारण चिंता, स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है आजकल, और मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन बढ़ते जाता है, हेडेक, डिजीज स्पेल्स और बॉडी एक, शरीर में हमेशा दुखता रहता है, बॉडी एक होता रहता है, पैल्पिटेशन, हृदय की धड़कन बढ़ना, ज्यादा से ज्यादा बढ़ने लगती है, फास्ट हो जाती है हृदय की धड़कन, इसको बोलते हैं पैल्पिटेशन, और इंसोम्निया, नींद कम आने लगती है। तो यह जो है, ये क्यों हो रहा है? टॉक्सिन्स का ओवरलोड होने के कारण। अब हमें क्या करना है, ये देखिए, हमारे शरीर में
टॉक्सिन कहाँ से एंटर करते हैं और कहाँ पे एक्सिस जो है वो कहाँ पे स्टोर होते हैं। टॉक्सिन एंटर करते हैं 5 ऑर्गन से। सबसे पहला ऑर्गन है हमारे लंग्स। हम जो हवा लेते हैं, वायु लेते हैं, उसमें से जो अशुद्ध वायु जा रही है, जो डस्ट पार्टिकल्स जा रहे हैं, स्मोक पार्टिकल जा रहे हैं, वो हमारे लंग्स में डिपॉजिट होते हैं। स्किन से एंटर करते हैं, त्वचा से हमारे शरीर में एंटर करते हैं, और इंटेस्टाइन, जो भी खाना हमने खाया, तो जो पचन हुआ, डाइजेशन होने के बाद इंटेस्टाइन जो है, मतलब हमारी जो आंतें हैं, वह शोषण का काम करती है। तो इंटेस्टाइन शोषण करती है, और जो एक्स्ट्रा होता है वह भी शोषण होके हमारे रक्त में चला जाता है। तो यह तीन ऑर्गन्स हैं जिससे हमारे शरीर में टॉक्सिन्स एंटर करते हैं। और कहाँ कहाँ डिपॉजिट होते हैं? लिवर में डिपॉजिट होते हैं, हमारे जॉइंट्स में डिपॉजिट होते हैं, हमारी बोन मैरो में डिपॉजिट होते हैं, मसल्स में डिपॉजिट होते हैं, और ब्लड में चले जाते हैं। तो यह जो है एक्सिस टॉक्सिन जो है, यह हमारे इन 5 ऑर्गन्स में स्टोर होते चले जाते हैं। लिवर में, जॉइंट्स में, बोन मैरो में, मांसपेशियों में, और रक्त में। और बाहर कहाँ से निकलते हैं? लंग्स के द्वारा बाहर निकलते हैं, स्किन के द्वारा, त्वचा के द्वारा। लंग्स के द्वारा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, या फिर कफ बाहर निकल गया। स्किन के द्वारा पसीना बाहर निकल गया, किडनीज के द्वारा मूत्र मार्ग से बाहर निकल गया, और कोलोन के द्वारा जो मल है, टॉयलेट के द्वारा बाहर निकल गया। तो यह टॉक्सिन्स ऐसे निकल जाते हैं। लेकिन यदि एक्सेस टॉक्सिन हो गए तो यह 5 ऑर्गन्स में यह डिपॉजिट होते चले जाते हैं। तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो, जिसका शरीर ऐसा है तो आप समझ लीजिए कि वहां पे टॉक्सिन डिपोजिशन बढ़ गया है। इसके चलते होता क्या है? टॉक्सिन यदि डिपॉजिट ज्यादा हो जाए तो क्या क्या होने की संभावना है? ऊपर से नीचे तक आप शरीर में देखिए क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले मेमोरी लॉस, फिर ब्लड विजन, मतलब दृष्टि कम हो सकती है। एसिड रिफ्लक्स एंड ग्रेड, मतलब एसिड ऊपर ऊपर आने लगता है, एसिडिटी बढ़ जाती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क बढ़ जाती है। प्लास्टिक का उपयोग महिलाओं में स्पेशली देखा गया है, प्लास्टिक का उपयोग, या फिर इवन सभी में प्लास्टिक का उपयोग जो है, यह बहुत ज्यादा कैंसर को बढ़ावा देता है, हमारी सेल्स को डैमेज करते चले जाता है। बैक पेन होने की संभावना होती है। अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन, मतलब बहुत ज्यादा वजन बढ़ने बढ़ने लगता है। इसके अलावा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, हमारा जो डाइजेशन होने के बाद जो प्रक्रिया है, मल त्याग उत्सर्जन प्रक्रिया है, वहां पे बिगड़ने लगता है, इरिटेशन होने लगता है, उसको बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। फिर लो टेस्टोस्टेरोन इन मेल, मतलब जो पुरुषों का हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, वह उसमें कमी आने लगती है। इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कोलोन कैंसर, और जॉइंट इन्फ्लेमेशन और स्टिफनेस, हमारे जो जॉइंट्स हैं, हर तरफ के जॉइंट्स, वहां पे सूजन आने लगती है, और स्टिफनेस बढ़ती चली जाती है। तो इस तरह के डेंजर्स हैं टॉक्सिक डिपॉजिट्स हमारे बॉडी में। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख पा रहे हो, प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ फटीग, बहुत ज्यादा समय तक थकान होना, इचिंग होना। हाँ, यदि बहुत ज्यादा कहीं पे खुजली हो रही है तो समझ लीजिए कि टॉक्सिन्स ज्यादा है। स्वेलिंग इन लोअर लेग्स, यदि पैरों में, लोअर मतलब फुट में यदि स्वेलिंग है तो टॉक्सिन ज्यादा हो गए हैं। जॉन्डिस यदि है तो टॉक्सिन ज्यादा है। ब्रूज, यदि बहुत जल्दी जल्दी जख्म हो रहा है तो टॉक्सिन ज्यादा है। फ्लूइड ज्यादा बन रहा है पेट में, तरल पदार्थ ऐसे फूल रहा है, यदि पेट फूल रहा है तो टॉक्सिन्स बढ़ गए हैं। ब्लड वेसल्स यदि सूज रही हैं, वेरिकोज वेन्स ज्यादा जैसी तकलीफें बढ़ती जा रही हैं, तो टॉक्सिन्स बढ़ गए हैं। इन्फेक्शन यदि हो रहा है जब बार बार, तो टॉक्सिन बढ़ गया है। एंसेफेलोपैथी हो रही है, हेपेटिक, मतलब यदि लिवर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तब समझिए कि टॉक्सिन बढ़ते चले जा रहे हैं। इंटरनल ब्लीडिंग यदि होती है तो भी टॉक्सिन बढ़ रहा है। भूख नहीं लग रही है तो भी टॉक्सिन बढ़ रहा है। अनकॉन्शियसनेस यदि रहता है तो भी टॉक्सिन बढ़ रहा है। और हाई ब्लड प्रेशर यदि हो रहा है तो भी टॉक्सिन, मतलब रक्त में, मांसपेशियों में, हमारी मेरुरज्जा में, और बोन्स में, और इसके अलावा मांसपेशियों में, या और स्किन में, सॉरी,
लिवर में। इन 5 ऑर्गन्स में यदि टॉक्सिन्स की संख्या बढ़ गई तो इन ये सारे लक्षण हमें दिखने लगते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने शरीर को डिटॉक्स करना है। डिटॉक्सिफिकेशन क्या है, सिंपल भाषा में यदि जानना चाहेंगे तो डिटॉक्सिफिकेशन है रेस्टिंग, क्लींजिंग एंड नरिशिंग योर बॉडी फ्रॉम इनसाइड। हम ऊपरी से तो अपने शरीर को बहुत अच्छा रखने में सक्षम है। हम अपने शरीर को ब्यूटिफिकेशन देते हैं, बालों को अच्छा रखते हैं, कॉस्मेटिक का उपयोग करते हैं, हम अपने शरीर को खूबसूरत रखते हैं। लेकिन अंदर से हमारे शरीर को इनसाइड, फ्रॉम विद इन, हमारे शरीर में वो डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। तो सिंपल वर्ड्स में हम क्या कहेंगे, शरीर को आराम दीजिए, उसको क्लीन कीजिए और नरिशमेंट दीजिए, उसको बोलते हैं डिटॉक्स। तो हमारे शरीर में 6 ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारे शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं। सबसे पहला ऑर्गन होता है लिवर, दूसरा होता है किडनीज, फिर होता है लंग्स, स्किन, लिम्फ और कोलन। यह 6 ऑर्गन्स हैं जो हमारे शरीर में वो डिटॉक्स करने में नेचुरल सिस्टम है। डिटॉक्सिफिकेशन क्या है, यह एक नेचुरल सिस्टम है। हमें कब डिटॉक्स करना है अपनी बॉडी को, जब शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ गए। सिम्टम्स जैसे आपने देखे, टॉक्सिन्स यदि ये सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो यह लक्षण है कि हमारे शरीर में टॉक्सिन बढ़ गया है। लिवर को बोला जाता है हमारे शरीर का नेचुरल डिटॉक्सिफायर, जो कि क्या करता है, हमारे रक्त को शुद्ध करता है और टॉक्सिन्स को पूरी तरह से शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। कि अलग अलग फेजेस होती हैं, प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन एंड एलिमिनेशन। जैसे कि हमने पहले स्लाइड में भी देखा कि टॉक्सिन हमारे शरीर में एंटर करते हैं लीवर से, स्किन से, इंटेस्टाइन से। और लीवर जो है हमारा प्राइमरी डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन है, तो हमारे शरीर में से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करता है स्किन के द्वारा, किडनी के द्वारा, कोलोन के द्वारा और लंग्स के द्वारा। एक्सिस टॉक्सिन्स यदि हो गए तो यह भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं फैट सोल्यूबल टॉक्सिन, एक होते हैं वाटर सोल्यूबल टॉक्सिन। जो फैट सोल्यूबल टॉक्सिन है वो फैट सेल में, बोन मैरो में, लीवर में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिपॉजिट होने लगते हैं। और जो वाटर सोल्यूबल है, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, वो कहाँ जाते हैं, जॉइंट्स में जाते हैं, ब्लड। हमारे शरीर में साइड इफेक्ट्स और टॉक्सिसिटी के लक्षण दिखने लगते हैं, जैसे कि बहुत सारे पिंपल्स होना, रैशेज आना, एलर्जीज आना, आर्थराइटिस और जॉइंट पेन होना, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज होना, क्रॉनिक फटीग मतलब थकान रहना, हेडेक होना, हार्मोनल का इम्बैलेंस होना, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स होना, वजन बढ़ना, यह सब हमें दिखने लगता है यदि एक्सिस टॉक्सिन हमारे शरीर में स्टोर हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें धन्वंतरी की डिटॉक्सिफाई कैप्सूल लेनी है। अब ये डिटॉक्सिफाई कैप्सूल क्या है, डिटॉक्सिफाई कैप्सूल जो है यह एक यूनिक नेचुरल टॉक्सिन रिमूवर है। बहुत सिंपल शब्दों में आपको बताया मैंने कि टॉक्सिन्स क्या है, डिटॉक्सिफाई कैसे होता है, और डिटॉक्सिफाई हम अपने धन्वंतरी की डिटॉक्सिफाई कैप्सूल से अपने शरीर को कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 33 तरह के हर्ब, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां इसमें समाविष्ट की हुई है। देखिए हर एक हर्ब, हर एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी हर एक अलग अलग ऑर्गन के लिए है। डिटॉक्सिफाई क्या है, एक नेचुरल यूनिक टॉक्सिन रिमूवर है। हमारे शरीर में जितने भी तरह के टॉक्सिन्स डिपॉजिट हो गए हैं उनको बाहर निकालने में मदद करती है। तो साइंटिफिकली ऐसे बोला जाता है कि हर पर्सन 700 टाइप के डिफरेंट टॉक्सिन्स हमारे शरीर में घूम रहे हैं, जमा हुए हैं, हमें पता ही नहीं पड़ता, और हमारे शरीर को बीमार करते चले जा रहे हैं। जब बीमारी बढ़ जाती है तब हम क्या करेंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। तो वो क्या करेंगे कि वो टॉक्सिन्स निकालने का काम नहीं करेंगे, वो बीमारी को दबाने का काम करेंगे। तो जो भी दवाइयां हम लेंगे, जब तक हम दवाई लेंगे वो बीमारी दबी रहेगी। आपने दवाई लेना बंद की और बीमारी फिर से चालू हो जाती है। तो हमें करना क्या है, हमें अपने शरीर में से टॉक्सिन ही तो निकालने हैं।
तो डिटॉक्सिफाई क्या कर रही है, हर तरह के टॉक्सिन्स को निकालने में मदद दे रही है। डिटॉक्सिफाई हेल्प टू एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब पूरी तरह से निकालने में मदद करती है हमारे शरीर के टॉक्सिन्स। अब इसमें आप देखोगे 33 हर्ब्स हैं। 33 तरह की जड़ी बूटियां इसमें डाली गई है। हर एक जड़ी बूटी का फंक्शन यहाँ पे हम नहीं देख पाएंगे डिटेल में, मैं सिर्फ नाम पढ़ूंगी और आपको समझ में आ जाएगा। हरिद्रा, गुंडुची, रसनाली, येष्टिमध रूट, शिरीष, अनंतमूल, निर्गुंडी, भूई अमल की, भृंगराज और कमल का। हर हर जो जड़ी बूटी है वो अलग अलग सिस्टम पे काम कर रही है। ठीक है, तो एक मतलब यदि आपको आगे कभी लगेगा तो हम पूरा लेक्चर एक डिटॉक्सिफाई पे ले सकते हैं, जहाँ की हर नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा हमारी लीफ, मतलब जो अपनी एलोवेरा लीफ है, नीम लीफ, नीम तो पूरी मतलब उसको बोला ही गया है ब्लड प्यूरिफायर। कुष्ठा रूट, अर्जुना स्टेम बार्क, बबूल स्टेम बार्क, प्रियांगू, जटामांसी, दारू हल्दी, अशोका स्टेम बार्क, बिडांग फ्रूट, फिर पुनर्नवा। पुनर्नवा तो पूरी तरह से पुनर्जन्म ही देती है हमारे शरीर की कोशिकाओं को। तुलसी लीफ, तुलसी लीफ क्या है, हमारे लाइफ का, हमारे जीवन का अमृत है तुलसी। हमको वैसे भी मालूम है हमारे जीवन का अमृत है तुलसी। तुलसी की पत्तियां भी हमने डिटॉक्सिफाई में डाली हुई है। लोध्र का जो छाल है उसकी डाली गई है। अश्वगंधा हमारे जितने भी मतलब हॉर्मोन्स है उनको बढ़ाने में मदद करता है, इम्यूनिटी को अच्छा रखता है। द्राक्षा मतलब जो अंगूर है उसकी रूट, दालिम, अनार के सीड्स डाले गए हैं, और शेवाल होल प्लांट, होल बॉडी। तो यह 32-33 प्लांट्स इसमें डाले गए हैं जो कि पूरी तरह से हमारे शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं। 5 तरह के इसमें हम फंक्शंस देख सकते हैं, मतलब इसकी जो मैकेनिज्म है, डिटॉक्स कैसे काम करता है। तो इसकी कुछ जड़ी बूटियां हैं वो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करती है। फ्री रेडिकल्स जो है शरीर में ज्यादा, उनको बाहर निकालने में काम करती है। दूसरा इसका कैसा मैकेनिज्म है, नेचुरल टॉक्सिक रिमूवर है। तो लिवर डैमेज हो गया है इन अल्कोहल से, दवाइयों से, और किसी भी कारण से यदि लिवर डैमेज हो गया है, तो कुछ जड़ी बूटियां जो है यह हमारी लिवर की सेल्स को पुनर्जीवित करने में मदद करती है और एक नेचुरल टॉक्सिक रिमूवर की तरह काम करती है। तीसरी कुछ हर्ब्स जो क्या करती है, हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने में काम करती है और प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिकारक क्षमता हमारी बढ़ा रही है। चौथा इसका जो मैकेनिज्म है वो क्या है, कंट्रोलिंग कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म दोनों को यदि मिलाया जाए उसको बोलते हैं मेटाबोलिज्म। तो डिटॉक्सिफाई जो है वो क्या करता है, हमारे मेटाबोलिज्म मतलब चयापचय क्षमता, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। यह दो भागों में विभाजित होता है, एनाबोलिक और कैटाबोलिक। एनाबोलिक का मतलब है बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स और एनर्जी मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनती है। और दूसरा जो होता है कैटाबोलिक, जहां पे एक बड़ा मॉलिक्यूल है छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटता है और एनर्जी रिलीज होती है। तो जब हमें एनर्जी की जरूरत होती है शरीर को, तब एनाबॉलिक एक्टिविटी होती है, और जब एनर्जी हमारे शरीर से बाहर निकलती है तब उसको बोलते हैं कैटाबॉलिक। तो यह जो है मेटाबॉलिक पाथवे कहलाता है। इस पाथवे को डिटॉक्सिफाई कैप्सूल्स की कुछ जड़ी बूटियां कंट्रोल में रखती हैं। इसके अलावा टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है वह पूरी तरह से शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करती है। द प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन एंड एलिमिनेशन मतलब टॉक्सिन जो एंटर हुआ लंग्स, स्किन और इंटेस्टाइन से लिवर में प्रवेश हुआ, उसी तरह से फिर ये जाएगा, लंग्स से बाहर जाएगा, कोलॉन से बाहर जाएगा, स्किन के थ्रू बाहर जाएगा, और फिर किडनीज के थ्रू भी ये बाहर जाएगा। तो इस तरह से डिटॉक्सिफाई कैप्सूल जो है यह 5 तरह
के मैकेनिज्म्स इसमें हम देख सकते हैं जिससे टॉक्सिन्स पूरे। कौन कौन सी बीमारियां आपको यहाँ पे दिख रही हैं, लक्षण दिख रहे हैं जहां पे हम डिटॉक्सिफाई कैप्सूल दे सकते हैं? एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगना, रिकरेंट कोल्ड, बार बार सर्दी हो रही है, बार बार बॉइल्स हो रहे हैं, स्किन में पैचेस आ रहे हैं, एनर्जी कम हो रही है, गैस्ट्रिक अपसेट है, कॉन्स्टिपेशन है, पिगमेंटेशन है, सोरियासिस है, यूरिन का कलर ज्यादा पीला है, अस्थमा है, मसल्स में थकान है, हेयर लॉस हो रहा है, फ्रीक्वेंट हेडेक है, एक्ने है, ये किसी भी तरह के लक्षण आपको यदि दिखते हैं तो डिटॉक्सिफाई कैप्सूल हम उस मरीज को या फिर उस इंसान को दी जा सकती है। इसके अलावा डिटॉक्स कैप्सूल के कुछ हमने अच्छे एग्जाम्पल्स यहाँ पे रखे हैं जिनके हमें अच्छे परिणाम मिले हैं, एक्ने हेयर ग्रोथ में परिणाम मिले और सोरियासिस में भी। जोड़ों ये अपना मसलों का जो दर्द होता है उसमें भी बहुत अच्छे। तो ये 4 फोटोग्राफ्स है जो कि हमारे धन्वंतरी के ही प्रोडक्ट्स के हमें मिले हुए हैं डिटॉक्सिफाई कैप्सूल के। तो हमें लेना है डिजीज कंडीशन में 2 कैप्सूल दिन में 3 बार ले सकते हो पानी के साथ। नॉर्मल लेने 11 से 16 साल मतलब 10 साल के नीचे तक नहीं देना है। 11 से 16 साल में 1 कैप्सूल रात को एक गिलास पानी के साथ खाना खाने के बाद, हमेशा इसे खाना खाने के बाद ही लेना है। तो इस तरह से हम डिटॉक्सिफाई कैप्सूल लेके हम अपने शरीर को निरोगी रख सकते हैं, टॉक्सिन मुक्त रख सकते हैं। लिवर डिसऑर्डर्स हो, वायरल डिसऑर्डर्स हो, स्किन डिसऑर्डर्स हो, कफ है, सोर थ्रोट है, रीनल डिसऑर्डर्स हैं, कीमोथेरेपी के साथ से हम दे सकते हैं। फ्रीक्वेंट हेडेक है, येलो यूरिन यदि ज्यादा है और फ्रीक्वेंट कोल्ड और सिकनेस ज्यादा हो रही है तो हम अपने शरीर से टॉक्सिन्स पूरी तरह से निकालने में यह हमें बहुत बहुत मददगार सिद्ध होगी। तो दोस्तों, we live in toxic times but we don't have to live with toxic bodies। तो हम रह रहे हैं टॉक्सिक समय में, हम चारों तरफ से टॉक्सिन से घिरे हुए हैं, लेकिन हम नहीं रहना चाहेंगे कि हमारी बॉडी भी टॉक्सिक रहे। तो टॉक्सिक बॉडी हमें यदि नहीं रखनी है तो हमें अपनी आयुर्वेदिक किट इस्तेमाल करना चाहिए, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। इम्यूनिच और डिटॉक्सिफाई को प्रमोट कीजिए, आयुर्वेदिक किट को प्रमोट कीजिए और अपने शरीर को रोग मुक्त रखिए और टॉक्सिन मुक्त रखिए। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मैं अपना सेशन यहाँ पे फिनिश करती हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने इम्यूनिटी और डिटॉक्स को लिया है। और ये कॉम्बिनेशन जो बनाया है कंपनी ने भी, ये भी बहुत बेहतरीन है, जो अपना आयुर्वेदिक किट है। मैम इतना जो अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, मैंने उसमें से थोड़ा सा निचोड़ निकाला है, तो मैं भी लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि कंपनी ने बिल्कुल सर। बहुत ही बेहतरीन आयुर्वेदिक किट डिजाइन की है। क्योंकि आयुर्वेद का जो सिद्धांत है, आयुर्वेद के माध्यम से अगर हम समझें तो हमारा शरीर, जो मैम ने आज समझाया उसमें एक बात समझ में आती है कि हमारा शरीर 2 ही वजह से बीमार है। या तो हमारा इम्यून सिस्टम कम हो गया है, मतलब कमजोर हो गया है, रोग प्रतिकार क्षमता जो है वो कमजोर हो गई है, या फिर हमारे बॉडी के अंदर विषाक्त पदार्थ बढ़ गए हैं, या इसका उल्टा हम समझ सकते हैं कि विषाक्त पदार्थ बढ़ गए इसलिए हमारा इम्यूनिटी कमजोर हो गया है। तो कंपनी ने एक बहुत ही बेहतरीन किट ऐसा लॉन्च किया है कि ना बल्कि आप इलनेस की तरफ दौड़ लगाएं, आप वेलनेस पे भी काम कर सकते हैं। मैं अक्सर देखता हूं मैम कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं नेचुरोपैथी के और ये आयुर्वेद के, जो डिटॉक्सिफिकेशन का एक 15 दिन का, 1 महीने का पूरा पैकेज चलाते हैं, और बहुत महंगा पैकेज होता है। तो यदि नेचुरोपैथी वही है एक्चुअली। जी नेचुरोपैथी और आयुर्वेद में अभी आप जैसे देखोगे ना तो ये जो पंचकर्म है वो डिटॉक्सिफिकेशन ही डिटॉक्स, है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जो इवन जो नेचुरोपैथी सेंटर्स होते हैं जहाँ पे जाके हम अलग अलग तरह के जो थेरेपीज लेते हैं नेचुरोपैथी सेंटर में,
तो वहां पे भी आपको 3-4 दिन तो वो भूखा ही रखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमारे शरीर को रेस्टिंग चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, भरते हम्म। जा रहे हैं शरीर, हम्म। जरूरी नहीं है तो भी खा रहे हैं, है जी। ना। तो अब हमें खुद ही सोचना है कि क्या करना है। तो ये यही यही बस बात है कि जो आयुर्वेदिक किट है बहुत अच्छे से डिजाइन की है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को भी अच्छा करती है और बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन भी करती है। तो आप सभी लोगों से बस इतना ही बोलना है कि इलनेस में तो एक काम करता ही है प्रोडक्ट, लेकिन थोड़ा सा भी फोकस करने की जरूरत है वेलनेस की तरफ। बहुत सारे सोसाइटी इसको में ऐसे आप, लोग हैं। मैं क्या कहूँ, मैं कहना चाहूंगी इसको आप कॉम्बिनेशन ही रखो, इलनेस एंड वेलनेस, जी। बोथ टुगेदर। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलनेस एंड वेलनेस। वेलनेस, यस मैम। तो अगर वेलनेस पे फोकस करेंगे तो क्या है कि बहुत सारे सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो वेलनेस को लेकर अपनी मतलब सीरियस है हेल्थ को लेकर, क्योंकि कोरोना ने सबको बता दिया है कि हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है। तो उसी के मद्देनजर जो है ये बहुत बेहतरीन किट रखी है। और अगेन मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से ये लिया। और जहां तक मैं देख रहा हूँ कि आपने 1 घंटे में 2 प्रोडक्ट लिए हैं, पूरा समय एकदम सही से आपने यूटिलाइज किया। वैसे तो डिटॉक्सिफायर मेरी से 1-1 घंटे का प्रोडक्ट है जो मैं आपका प्रेजेंटेशन देखा हूँ, समय उसमें लगता है। तो नेक्स्ट टाइम कुछ ना कुछ इस तरह से एक एक प्रोडक्ट लेके ही चलेंगे, लेकिन चूंकि एक आयुर्वेदिक किट का पूरा मैसेज सभी को देना था तो इसलिए आज ये रखा गया है। और आपने फिर भी गागर में सागर भरने का काम किया है, लोगों को अच्छे से समझ आया। क्योंकि कुछ लोगों का मैं कमेंट अभी आ रहे थे बीच बीच में चैट पे कि हमसे छूट गया है, मीटिंग बहुत अच्छा है मैम का, तो हमें भी लिंक वगैरह कुछ मिल जाए। मैंने कि पक्का मिलेगा। तो सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि हर बुधवार हमारा प्रोडक्ट सेशन रहा करेगा हमेशा। और आप सभी लोग जो हैं यहाँ खुद सीख सकते हैं और अपनी टीम को सिखा सकते हैं। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ, चूंकि समय बहुत हो चुका है, आपका भी सभी लोगों का डिनर का टाइम होगा। तो थैंक यू वेरी मच मैम, आपने समय दिया, इतना कीमती समय दिया, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आपका रहा। और आप सभी लोग जो हैं अपना कीमती समय दिए उसके लिए आप सभी लोगों को भी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।